आज हम बात कर रहे हैं वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 की। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो भारत के जंगलों के भविष्य की पूरी कहानी ही बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कहानी उन्हें बचाने की होगी या फिर विकास के लिए एक नई राह बनाने की। चलिए आज इसी कानून की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारे जंगलों के लिए दांव पर क्या लगा है। इसे ऐसे समझिए कि जिन नियमों के हिसाब से दशकों से हमारे जंगलों को चलाया जा रहा था, उन नियमों को ही अब बदल दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई रूल बुक है। और इसका असर हर किसी पर पड़ने वाला है, उद्योगपतियों से लेकर जंगलों में रहने वाले समुदायों तक। तो हुआ ये कि साल 2025 की शुरुआत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MoEFCC एक नोटिफिकेशन लेकर आया। और ये सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं था, इसने भारत की पर्यावरण नीति में एक भूचाल ला दिया। ये नए नियम 1980 के ऐतिहासिक वन संरक्षण अधिनियम के तहत बनाए गए हैं और इन्होंने उस 40 साल पुराने कानून की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। इस पूरे बदलाव को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। हर हिस्सा एक अलग कहानी बताता है कि कैसे भारत संरक्षण, विकास और अपने प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। पहला बड़ा बदलाव है क्षतिपूरक वनीकरण या कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन में। इसे आप एक तरह का इकोलॉजिकल सिक्योरिटी डिपॉजिट मान सकते हैं। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री जंगल का एक हिस्सा काटती है तो उसे उसकी भरपाई के लिए कहीं और एक नया जंगल लगाना होता है। पहले ये जरूरी था कि इस नई जमीन को कानूनी तौर पर एक संरक्षित जंगल का दर्जा दिया जाए ताकि भविष्य में उसे कोई काट ना सके। लेकिन अब वो कानूनी सुरक्षा कवच ऑप्शनल यानी वैकल्पिक बना दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि ये तो इन नए जंगलों को कमजोर बनाने जैसा है, जैसे एक तिजोरी जिस पर ताला ही ना लगा हो। दूसरा बड़ा बदलाव है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स यानी रणनीतिक खनिजों के खनन को लेकर। हम बात कर रहे हैं लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी चीज़ों की, जो हमारे फ़ोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह ज़रूरी हैं। अब नियम यह है कि अगर कोई कंपनी इन खनिजों के लिए माइनिंग करती है तो उसे जितनी ज़मीन खराब हुई है उसके दोगुने साइज़ की खराब वन भूमि को फिर से हरा भरा करना होगा। एक तरफ तो ये नियम काफी सख्त लगता है, लेकिन ये इस बात का भी संकेत है कि इन जरूरी संसाधनों को निकालने की प्रक्रिया को तेज करने का दबाव कितना ज्यादा है। और तीसरा है कार्य अनुमति या वर्किंग परमिशन। इसे आप एक फास्ट ट्रैक क्लॉज भी कह सकते हैं। सोचिए एक सड़क का प्रोजेक्ट है जो सभी सरकारी मंजूरियों का इंतजार कर रहा है। अब राज्य सरकारें फाइनल अप्रूवल से पहले ही शुरुआती काम के लिए हरी झंडी दे सकती हैं। ये सड़क और बिजली लाइनों जैसे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए तो अच्छा है, पर एक सवाल भी खड़ा करता है, क्या हम जल्दी के चक्कर में जरूरी सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करने का खतरा उठा रहे हैं? लेकिन ये नियम कोई रातों रात नहीं आए हैं। ये एक बहुत लंबी और जटिल कहानी का सबसे नया अध्याय है। आज के फैसलों को अगर सही मायने में समझना है तो हमें भारत के वन कानूनों के इतिहास में झांकना होगा। ये कहानी शुरू होती है 1878 में, जब अंग्रेजों ने पहली बार जंगलों को बांटा और कंट्रोल किया। फिर आया 1976 का साल, एक बहुत बड़ा मोड़। 42वें संशोधन के जरिए जंगलों को राज्य की सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी अब ये केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी बन गए। लेकिन असली भूकंप आया 1980 में। बेतहाशा कटते जंगलों को देखकर केंद्र सरकार वन संरक्षण अधिनियम लेकर आई, और बस यही वो पल था जब दिल्ली ने जंगल की चाबियां अपने हाथ में ले लीं और ये तय करने की ताकत ले ली कि जंगल का एक भी पेड़ कहां काटा जा सकता है। और अब हम आते हैं इस पूरी बहस के दिल में, एक ऐसा सवाल जो अदालतों से लेकर संसद तक गूंजता रहा है। आखिर एक वैन है क्या? सुनने में ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब सब कुछ बदल देता है। यही वो धुरी है जिस पर यह पूरा कानून घूमता है। जरा इन दो परिभाषाओं के बीच का फर्क देखिए। बाईं तरफ है 1996 का ऐतिहासिक TN गोदावरमन केस का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीधी भाषा में कि अगर कोई जमीन जंगल जैसी दिखती है, जंगल जैसा काम करती है, तो वो जंगल है, भले ही सरकारी रिकॉर्ड में वो दर्ज हो या ना हो। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच था। अब दाईं ओर देखिए 2023 का संशोधन। ये उस कवच को काफी सिकोड़ देता है। ये कहता है कि सिर्फ वही जमीन जंगल मानी जाएगी जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद सरकारी रिकॉर्ड में ऑफिशियली वन के तौर पर दर्ज है। इसका असर लाखों हेक्टेयर जमीन जो पहले सुरक्षित थीं, वो अब विकास के लिए खुल सकती हैं।
लेकिन ठहरिए, कहानी में एक और मोड़ है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिर से दखल दिया। इस कानूनी खींचतान के बीच अदालत ने एक तरह से पॉज बटन दबा दिया। उन्होंने ये निर्देश दिया कि जब तक राज्य नई और सीमित परिभाषा के तहत अपनी जमीनों का सर्वे पूरा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें पुरानी यानी डिक्शनरी वाली व्यापक परिभाषा को ही मानना होगा। तो फिलहाल हम एक कानूनी बीच की स्थिति में है, जहां पुराना नियम अभी भी लागू है। तो आखिर इन सब के पीछे मकसद क्या है? सरकार के मुताबिक ये सब कुछ एक संतुलन बनाने के बारे में है। एक तरफ हमारे कीमती इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने का दबाव भी है। ये नियम उसी पतली रस्सी पर चलने की एक कोशिश है। अगर हम कागज पर देखें तो इन नियमों के लक्ष्य काफी बड़े हैं। प्रक्रियाओं को आसान बनाना, लाल फीताशाही कम करना और ये पक्का करना कि वनीकरण असरदार तरीके से हो। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता साफ करना और भारत को उसके क्लाइमेट चेंज लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना। ये सब मिलकर एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो हम सब आज इसी चौराहे पर खड़े हैं, हाथ में एक नई नियम पुस्तिका लेकर, और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये संतुलन साधने की एक बेहतरीन कोशिश है या फिर एक खतरनाक जुआ? क्या हम विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए अपने जंगलों को बचाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे, या फिर हम उसी नींव को खो देंगे जिस पर हमारा पूरा इकोलॉजिकल भविष्य टिका है? इस कहानी का अगला अध्याय अब इन जंगलों में ही लिखा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।